हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम एनसीईआरटी का जो सेशन स्टार्ट किए हैं उसमें से आज 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 की तरफ देखते हैं। तो इसमें एक तुषार नाम का लड़का है जिसको कुछ मन में क्वेश्चन आया है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया है। कहा गया है कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। मतलब आरंभिक मतलब शुरू में जब से मानव जो थे इधर उधर क्यों घूमते थे, यही ये क्या है, घूमने का क्या वजह था। तो कहता है कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक क्या कहते हैं, आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। यानी कहता है कि जो उपमहाद्वीप था उसमें जो है पहले लोग क्या करते, एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप में जाते थे। ये कब की बात है, 20 लाख साल पहले की बात है। उस समय क्या करते थे, उन्हें क्या कहता है, आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता था। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। कहता कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर, यानी उनका भोजन करने के भोजन जो था उनका संग्रह करने का जो विधि था ना, वो तरह तरह के था। तो उसके जो नाम था इसीलिए उनको क्या कहा गया था, आखेटक कहा जाता था या खाद्य संग्राहक कहा जाता था। कहता आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कहता कि भोजन जब खाने के लिए होता था तो खास तौर पे क्या हुआ कि वो जंगली जो जानवर होता था उसको क्या करता, वो लोग शिकार करता था। उसके बाद मछली पकड़ता था आदमी, उसके बाद फिर चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाना पौधे और पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे और वही वो क्या करते, भोजन के रूप में यूज़ करते थे। कौन लोग, जो आदि मानव थे उस समय के आदमी। आएगा था आखेटक या खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने से के कई कारण हैं। कहता है कि केवल भोजन के लिए नहीं, और भी कुछ कारण है जिसकी वजह के लिए क्या हुआ, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो कहता पहला कारण कहता है यह कि यहाँ वे एक जगह से दूसरे अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए वे भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। यानी पहला कारण क्या है कि भोजन, पहला कारण क्या निकल गया इसमें से, ये पूरे सामने क्या है कि भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। अगर एक जगह पर रहते थे तो वहाँ के फल फूल, क्योंकि जो फल फूल होता है मौसम के हिसाब से रहता है, तो एक मौसम में ख़त्म हो गया तो उससे वो उस जगह पर रह के क्या कर सकते हैं, तो भोजन करने में दिक्कत होगा, इसलिए वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। दूसरा कारण, अब दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे पीछे जाया करते थे। अब क्या होगा, ये भी क्या है, ये भी भोजन के लिए है, लेकिन तरीका क्या है, अलग है। क्या है कि जैसे यहाँ जानवर जो है, लोग जानवर का शिकार करते थे, तो अगर ये जानवर एक जगह रह गया तो यहाँ का जो घास जो है वो ख़त्म हो गया, या जो एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, जिसको क्या कहते हैं कि अगर मान के चलिए कि हिरन हो गया, तो जिस पे निर्भर करता है, मान के चलिए कि एक जंगल में ख़त्म हो गया तो क्या करेगा, दूसरे जंगल के लिए वो प्रस्थान करेगा। और आदमी जो हुआ, जो वो मानव उस समय का हुआ, क्या किया कि वो हिरन को क्या करने के लिए, शिकार करने के लिए चलते क्या, तो इसी के चलते क्या ना, इसके पीछे पीछे लोग क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता था। तीसरा कारण कहता है यह पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। कहता है कि अगर मौसम के अनुसार जैसे फल है, तो फल जो है ना इस मौसम में रहेगा, मान चलिए कि जून महीना में रहेगा तो जुलाई में रहेगा नहीं रहेगा, इसका एक पेड़ में सालों भर फल फूल नहीं लग सकता है, तो कुछ महीने के लिए गैप होता है, तो उस गैप में वो लोग क्या खा सकता है, इसलिए उस गैप में भोजन करने के लिए लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता था। चौथा कारण बताता है कि
पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झील झरना नदियों में ही मिलता है। यद्यपि नदियों और झीलों का पानी कभी कभी सूखता या कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों या नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। यानी कहता है ना कि पानी के तलाश में भी क्या करता है, लोग क्या कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता होगा। जैसे मान के चलिए कि किसी भी स्थान पे है, जैसे बारिश का मौसम आया तो बारिश के मौसम में बारिश होगा तो उस समय पानी वहाँ पे रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, उस जगह पे जो तालाब है तो उसमें पानी ख़त्म हो जाएगा। तो पानी तो हर एक मनुष्य के लिए ज़रूरी है, तो क्या करेगा, ये पानी के तलाश में क्या करेगा, दूसरे स्थान पे जाएगा। तो इस वजह से भी क्या होता है ना कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहता था। अब अगला टॉपिक क्या कहा जाता है कि प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यानी जो शुरू में जो मानव था उसके बारे में हमको जानकारी कैसे मिलता है। तो कहता है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है। तो पुरातत्वविद को जो खोजता है पुरानी वस्तुओं के बारे में, वही होता है पुरातत्व। तो कहता है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है, यानी कुछ वस्तु मिला है जिसका निर्माण उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। तो खाद्य संग्राहक किसको कहते हैं, जो भोजन को संग्रह करता था, वही खाद्य संग्राहक या आखेटक कहलाता था। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी मिला। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ी, हड्डियों के औजार बनाए हों। तो कहता है ना कि पहले जो क्या करता ना कि कुछ अपने काम के लिए क्या करता आदमी, पत्थर के, लकड़ी के, हड्डी के औजार बनाए होंगे। इनमें पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर लकड़ी के होगा तो लकड़ी तो खैर उतना दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ लकड़ी ऐसा होता है जो मिट्टी में अंदर जाने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे वो क्या होता है, उसकी जो रूप है वो परिवर्तित होकर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन पत्थर जो है, पत्थर का जो लाइफ है बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा कहने का मतलब है कि लंबे समय तक रहता है। और हड्डी भी है ना, कुछ हड्डी जो होता है ना, कुछ हड्डी क्या होता है, गल जाता है, कुछ हड्डी जो है उसका अवशेष मिलता है। तो इसी के आधार पे जो है ना पुरातत्वविद जो है ना बताया कि पहले भी मानव इस तरह से रहते थे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, यानी औजार जो बनाया तो उसका तो कुछ उपयोग करेगा। तो जैसे फल फूल काटने के लिए, जैसे पेड़ में है, अगर डाली कुछ लंबा है वहाँ पे नहीं वो जा सकता, तो क्या करता था, वो डाली के काट देता था। और काटने के बाद क्या ना, डाली जैसे ही नीचे गिरेगा तो फल फूल जो उसमें लगा हुआ है वो नीचे गिरेगा, और उसको इकट्ठा करके और उसको क्या करता था, वो लोग यूज करता था। हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। यानी कहता है कि मांस काटने के लिए काम करता था, और उसके बाद कहता पेड़ की छाल छीलने के लिए, हड्डी की जानवरों का खाल उतारने के लिए भी औजार का उपयोग करता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। यानी क्या कहता है कि कुछ हड्डी जो होगा ना, कुछ लकड़ी के होगा, उसको किस तरह भाला की तरह भी बनाता था। तो भाला की तरह बनाएगा किस लिए, तो जानवर को मारने के लिए। और कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यानी कहता है कि लकड़ी का जो उपयोग है ना, तो वो लोग ये भी सीख लिए थे, किस लिए, तो झोपड़ी बनाने के लिए भी उनको आइडिया आ चुका था, क्योंकि यहाँ दिया झोपड़ी बनाने के लिए, तो उनके पास आइडिया आया होगा तभी उनको पता होगा कि हाँ झोपड़ी बनाएंगे। नहीं तो पहले क्या लगा, इसमें तो गुफा में रहते थे वो लोग। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसका आकार देखिए कैसा है। अब कहते रहने की जगह का निर्धारित करना, यानी जो रहने के लिए जगह है वो कैसे निर्धारित करते थे। तो कहता मानचित्र 2 में देखना है। तो मानचित्र 2 कहाँ पे है, ये मानचित्र 2 नेक्स्ट पेज में हो सकता है। मानचित्र 2 यहाँ पे है, मानचित्र 2। तो कहता है कि इसको देखना है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक या खाद्य संग्राहक
के होने का प्रमाण मिले हैं। जैसे देखिए किसका कहता है, लाल त्रिकोण का। तो देखिए लाल त्रिकोण कहाँ पे है, लाल त्रिकोण यहाँ भीमबेटका के पास में है ना, जो नर्मदा नदी के आसपास में है, और उसके बाद कुरनूल की गुफा के पास में है, और हुस्की जो है ना, हुस्की जो है इसके पास में क्या है, वो लाल त्रिकोण वाला है। तो लाल त्रिकोण वाला किसके बारे में बताता है, तो लाल त्रिकोण वाला पूरा स्थल के बारे में, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिला है। यानी यहाँ पे जो है ना पुरानी वस्तु जो है ना उसके बारे में जानकारी वहाँ से मिला है। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। खाद्य संग्राहक मतलब खाने वाले चीज़ को क्या करते थे, एक जगह पर रखते थे। और मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। यानी बहुत से ऐसा जो है ना पूरा स्थल जो है नदी के किनारे और झील के किनारे ही मिलते थे। तो क्वेश्चन ये मन में आ सकता है कि झील के किनारे ही क्यों वो लोग रहते थे। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नदी किनारे और झील किनारे ही वो लोग क्यों रहते थे। तब इसके बाद हम क्या करेंगे, समरी में इसका डिस्कस करके आपको हम बताएंगे कि झील के किनारे और नदी किनारे वो लोग क्यों रहते थे। पहले आप लोग इसको आंसर दीजिएगा। अब चूँकि पत्थर का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। यानी कहता है कि पत्थर के खोज के लिए भी, यानी पत्थर के खोज के लिए भी जो उस समय का जो मानव था वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था, क्योंकि पत्थर अगर बढ़िया रहता था तो औजार क्या होता था, बढ़िया बनता था। अगर पत्थर ही बढ़िया नहीं है तो औजार भी सही ढंग से नहीं बन पाता है। देखिए यहाँ पे दर्शाया गया शैल चित्र में इनमें हमें क्या पता चलता है। देखिए ये पीछे जो दिया गया है ये क्या है, मनुष्य है, और यहाँ क्या है, हिरन है। अब इसके पीछे क्या है, आदमी भाग रहा है। हिरन भी है, कोई भी और जो जानवर हो सकता है, इसके पीछे भाग रहा है। तो भागने के कारण क्या, इधर से उधर जो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ये संकेत देता है। यहाँ कहा गया कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। यानी जो लोग गुफा बना के रहते थे उसके दीवार पर क्या करते हैं, वो लोग चित्र बना देते थे। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। कहता है कि मध्य प्रदेश जो है ना, मध्य प्रदेश में जो है वहाँ पे मिला है, और दक्षिण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जो भाग है ना वहाँ पे जो है इस तरह के चित्र मिला है। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यानी उस समय जो जानवर थे उसको बहुत अच्छे तरीक़े से सजाया गया था। इसी का क्या मिला, प्रमाण मिला है। अब यहाँ कहा गया पुरा स्थल, क्योंकि इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी पुरानी वस्तु जहाँ पे जिस स्थान पे मिलता है उस स्थान को क्या कहते हैं, पूरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर या कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। यानी पुरा स्थल के बारे में जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा। लेकिन क्या है कि पुरा स्थल क्या है, तो पुरा स्थल जो है ना, पुरा स्थल वही स्थान है जहाँ पे पुरानी वस्तु जो है ना मिलता है। तो ऐसा मैक्सिमम ऐसा पाया गया है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा जो है पुरा स्थल जो है ना मिला है। आग की खोज, तो चित्र 2 में बताया गया है कुरनूल गुफा के पास में। उसके बाद कहता है यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ पे, यहाँ, यानी कुरनूल के जो गुफा है ना, कुरनूल की गुफा जो है यहाँ पे क्या मिला है, राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। अगर राख नहीं मिलता तो हमको पता नहीं चलता कि क्या है कि उस समय के लोगों को आग के बारे में जानकारी है या नहीं है। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। जैसे क्या होता था कि पहले लोग क्या किया था ना, ये सब चलिए यहाँ से प्रकाश के लिए, अगर अंधेरा शाम हो गया तो लाइट से क्या करते हैं, वो जला दिए, आग जला दिए तो जैसे इंजोरा हो जाता है। तो उस समय खाने पीने या कुछ रहने के लिए जब उस समय टाइम तक रहे
उसके बाद मांस भूनने के लिए, कच्चा मांस खाते थे तो टेस्ट नहीं लगा। तो एक ऐसा कहा जाता है कि ऐसा मानने में आया है कि जो लोग पहले कच्चा मांस खाते थे तो किसी कारणवश जो है मांस जो है उनके हाथ से छूट गया और चला गया आग में, फिर वहाँ से वो निकाले और खाए तो उनको टेस्ट लगा, तो उन लोग को आइडिया हुआ कि नहीं अब तो इसमें आग में जाने के बाद क्या होता है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो फिर वहाँ से उन लोग का दिमाग काम किया तो क्या किया, उन लोग मांस को भूनना शुरू कर दिए। अब क्या होता है कि खतरनाक जानवर से बचाने के लिए तो क्या लोग गुफा में लोग सोते थे, तो कभी कभी क्या हुआ कि उसमें जानवर कोई घुस गया तो वो हानि पहुंचाता था, कभी काट दिया कभी मार दिया। तो इस तरह से जहाँ बाघ हुआ शेर हुआ, तो इस तरह से जानवर से बचने के लिए क्या किए कि वो लोग दोनों तरफ गुफा में जब भी रहते थे तो उनका दो साइड से रहता था, एक साइड से कभी नहीं रहता था। तो क्या कि दोनों तरफ से क्या करते थे वो लोग आग जलाकर रखते थे ताकि जानवर जो है ना अंदर ना आ सके। अब कहा जाता है कि आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। तो आज तो हम आग का उपयोग बहुत काम के लिए करते हैं, जैसे कि आप लोग अपना टॉपिक बनाकर इसमें लिख लीजिएगा कि खाना बनाने के लिए करते हैं और किसी चीज़ को पकाने के लिए करते हैं, और रोड जब बनता है वहाँ भी यूज़ करते हैं, बहुत जगह पे यूज होता है। अब कहते हैं बदलती जलवायु, कहता है कि जलवायु बदल रहा है ना, उसके बारे में बताया गया है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा है, तो देखिए इसमें क्या प्रभाव पड़ा। कहता है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। क्या हुआ, गर्मी बढ़ने लगा। पहले क्या था, ठंडा था, लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, यानी गर्मी जब हुआ तब क्या हुआ, घास बनने लगा। अगर गर्मी नहीं होता तो घास नहीं बन पाता, जिससे हिरन, बारसिंघा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। यानी जो जानवर घास खाकर रहता था उनके लिए उनका लाइफ जो है बढ़ गया, उनका लाइफ क्या हो गया, बढ़ गया। अगर ये घास नहीं होता तो उनका लाइफ नहीं बढ़ता। इसीलिए क्या है ना कि वो वहाँ के जो हिरन हुआ, बारसिंघा हुआ, एक स्थान दूसरे स्थान भागता था, और यहाँ से वो भागा तो इसके पीछे क्या था, मनुष्य भी इसको शिकार करने के लिए भागता था, जिसलिए एक मनुष्य जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता था। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने के आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। यानी क्या हुआ कि धीरे धीरे खाने पीने के साथ साथ इनका जो प्रजनन करने की जो समय था वो भी उनको जानकारी मिलने लगा। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। यानी कहता है कि जब प्रजनन के बारे में उनको जानकारी हो गया तो हो सकता है कि उसके बाद वो लोग सोचे होंगे क्या करें कि इस जानवर को पकड़कर अपना उपयोग क्यों न करें। तो इसके लिए भी वो लोग सोचे होंगे और आगे इस बात पे क्या हुआ होगा, विचार हुआ होगा कि हाँ अब इसको हम पालतू बनाएं। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। यानी इसी काल में हुआ ना कि मछली का भी जो भोजन था, मछली तो पहले खाता ही लोग था, लेकिन भोजन जो है ना महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब खेती और पशुपालन की शुरुआत, तो खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुआ इसके बारे में देखते हैं। कहता है इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। कहता है कि उस समय क्या हुआ कि जब उपमहाद्वीप में जब पहुँचे लोग तो वहाँ पे क्या है, भिन्न भिन्न इलाके में गेहूं और जौ, धान जैसे जो है अनाज जो है ना उपजाने लगे वो लोग। उगाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ का जो महिला और पुरुष था ना वो अनाज को क्या करना, जैसे पहले संग्रह कर रहा था उसको क्या बोलते हैं, अखेटक। तो ये लोग भी वैसे ही क्या किए कि अनाज को क्या करने, बटोर कर एक जगह रखने के लिए सीखे। साथ ही वे सभी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगता है। यानी कहता है कि धीरे धीरे वो लोग को पता हो गया कि अनाज जो है ना किस स्थान पे उगता है और कब पककर तैयार होते थे, ये भी उनको जानकारी होने लगा धीरे धीरे कि जैसे कोई अनाज उपजाएं हम, जैसे हम जौ गेहूँ उपजाने लगे तो कब वो तैयार हो जाता है। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। जब उनको ये सारी जानकारी पता हो गई कब बोना है, किस जगह पे बोना है और कब तैयार होगा,
तो ये लोग जब सीख गए तो ये लोग धीरे धीरे क्या बन गए, कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास अतः घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। यानी क्या कहता है कि अपने घर के आसपास जो है ना वहाँ पे चारा रख दिया होगा, और चारा रखने से क्या होगा कि जानवर उसमें आकर्षित होगा और उसको खाने के लिए आएगा। जब खाने के लिए आएगा तो धीरे धीरे क्या किया कि उस जगह पे रहने लगा, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि जानवर को पालतू बनाया होगा इसी तरह से। लेकिन कन्फर्म नहीं कहेगा, लेकिन इसी तरह से वो लोग बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। कहता है कि कुत्ता नहीं, कुत्ते का जंगली जो है ना वो पूर्वज था, सबसे पहले बनाया गया था। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो कुत्ता का। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाता है कि कुत्ते का जंगली पूर्वज आता है तो आप लोग कुत्ते का पूर्वज मारेंगे ऑप्शन में। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, जैसे कि ये लोग जो है ना जानवर जैसे बकरी हुआ, गाय हुआ, सूअर हुआ, ये लोग झुंड में रहता है और ज़्यादातर घास खाते थे। क्या खाता था, घास खाता था। और ये लोग क्या करते हैं, घास जो है ना घर के बाहर आसपास रख देता था, इसलिए वो लोग जो है इसके घर के आसपास अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आकर्षण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। यानी कि सुरक्षा भी ये लोग करने लगे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। कृषक कैसे बना, तो कृषि सीख गया। पशुपालन कैसे करने लगा, पशुपालक कब बना, जब पशु को पालतू बनाने लगा। आगे क्या कहता है, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ता ही क्यों पालतू बनाया गया? अगर आपके बारे में इसके बारे में किसी लोग को जानकारी है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम इसका आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या कारण है। पहले आप लोग अपने से प्रयास करिए। अब कहते हैं एक नवीन जीवन शैली। क्या होगा, जब आदमी कृषक हो गया उसके बाद क्या हो गया, पशुपालक हो गया, तो उसका जीवन शैली जो है बदल गया। तो अब बदल गया तो किस तरह से है, देखिए। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि बीज आज रोपे और कल तैयार हो गया, इसके लिए कुछ क्या लगता है, समय लगता है। इसमें से कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लग सकता है। जैसे कुछ दिन के लिए, तो कुछ दिन के लिए कुछ रोपते हैं तो कुछ दिन में तैयार होता है। जैसे क्या रोपिएगा तो कुछ दिन में होगा, जैसे आलू रोपिएगा तो कुछ दिन में हो जाएगा, गेहूँ रोपिएगा तो कुछ दिन में होगा, कुछ महीने में के लिए भी गेहूँ को रोपिएगा तो कुछ महीने में लगेंगे। साल के लिए तो अगर कोई बड़ा फल खाना है तो उसके लिए अगर आप रोपिएगा तो वो जो है तैयार होने में टाइम लगता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। कहता है कि जब वो लोग एक ही जगह उपजाने लगे तब देखिए कि कहीं कुछ अनाज जो है कुछ दिन में तैयार होता है, कुछ महीने में तैयार होता है और कुछ साल लगते हैं। तो जब साल लगेगा तो अगर आज यहाँ रोप दिया एक जगह पे तो दूसरे जगह पे चला जाएगा तो कैसे पता चलेगा। इसलिए क्या हुआ, वो लोग स्थिर रहना शुरू कर दिए और एक जगह पे रहने लगे, एक लंबे समय तक रहने लगे। उसके बाद कहता है बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, पतवार हटाने और जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने और बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। मतलब इसका मतलब है क्या कि वो लोग रहने के लिए भी सीख लिए, सबसे पहले कृषि सीख लिए, पशुपालक हो गए और रहने के लिए भी सीख लिए। और रहने के बाद क्या हो गया कि ये लोग अब अनाज को सुरक्षित रखने लगे। कहते हैं अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। कहता है कि अनाज जो है ना, अनाज को भोजन और बीज, भोजन के लिए भी और बीज के लिए भी दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब जैसे कि कृषि जो लोग करता है तो उसको क्या करना है कि जब रोपा जाता है तो कटाई होता है, कटाई के बाद घर में आता है तो लोग क्या करते हैं कुछ मात्रा में है ना कि अगले बीज के लिए वो लोग अलग से कुछ मात्रा में निकाल कर रख देता है कि इसका क्या करेंगे, बीज निकालेंगे और बाकी जो बचेगा उसमें से हम भंडारण करते हैं किसके लिए, खाने के लिए। तो ये लोग भी क्या किए, इसी तरह से सोचने लगे और हम आज हम लोग करते हैं। तो बस उसी चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं जो पहले लोग थे। बहुत से इलाके में
कहता है कि बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। अब बर्तन किस लिए बनाया होगा, आप सिंपल सोच सकते हैं, मिट्टी के बर्तन क्यों बनाएगा। टोकरी बुनी, टोकरी भी क्यों बनाया होगा। फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, क्यों खोदा होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो फसल तैयार हुआ होगा तो उसको भंडारण करने के लिए ये मिट्टी के बर्तन बनाया होगा, टोकरी बनाया होगा और ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर रखा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्राहक करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका उपयोग करते होंगे। अपनी जवाब का कारण बताओ। तो इसके बारे में आप लोग लिखिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, जब समरी पर बताएंगे उस समय इसका आंसर हम आपको लिखवा देंगे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारक, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। कोई भी एक चीज़ अगर बच्चा देगा तो उसकी जनसंख्या बढ़ेगा ही। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। मतलब पशुपालन भी जो है ना, पशुपालन भोजन के एक भंडारण का एक तरीका है। कैसे, मान के चलिए कि अभी 2 जानवर आप पोसते हैं, एक ए और एक बी। तो मान के चलिए कि ए अगर अभी दूध देता है, ए नहीं देता है, तो कुछ महीने ए दूध देगा तो इससे आप भोजन के रूप में यूज़ करिएगा। कुछ महीने ए देगा, इसका भोजन के रूप में यूज़ करिएगा। तो जानवर भी जो है ना, पशुपालन जैसे जानवर भी है, गाय भैंस, ये भी क्या है, एक भोजन भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है। तो जानवर का आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, तो आप लोग लिखिएगा इसको। उसके बाद आओ आगे कहता है प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। पशुपालक के बारे में पता करना है, कृषक के बारे में पता करना है। तो अभी हम ऊपर वाले पैराग्राफ में बताए हैं कि पशुपालक कृषक कैसे बना और पशुपालक कैसे बना, उसके बाद कैसे वो लोग अस्थायी रहने लगे। तीनों तरह के हम बताए हैं। तो आगे देखते हैं, चित्र नंबर 2 में पृष्ठ संख्या 13 में दिखाया गया है। वही जो चैप्टर में भी जो लाल त्रिकोण वाला था उसी चैप्टर में है, पेज में है। कहता क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं। उसमें क्या है, नीला वर्ग भी है। कहता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस स्थान को दर्शाता है। माने उसमें क्या है कि नीला सा वर्ग बनाया गया है। उसमें क्या दर्शाएगा, जहाँ पुरातत्वविदों के शुरुआती कृषकों और पशुपालकों होने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कहता है कि वहाँ पे जो है मिला है क्या, कृषक और पशुपालक के प्रमाण मिला है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, यानी पश्चिमी क्षेत्र जो है ना उसमें सबसे ज़्यादा मिला है। आधुनिक कश्मीर माने मॉडर्न में भी जो बोलते हैं कश्मीर में, उस क्षेत्र में भी मिला है। और पूर्वी और दक्षिण भारत में भी पाया गया है। क्या चीज़, पुरातत्व जो है ना वहाँ पर भी ये मिला है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषि और पशुपालकों की बस्तियाँ थी। यानी कृषकों और पशुपालकों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है, तो जम्मू कश्मीर साइड में मिला है। तो कहता है कि वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में लिए पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इसमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। यानी जो जला हुआ जो दाना का अवशेष मिला है वो सबसे रोचक है, क्योंकि वो लोग को जानकारी हो गया कि वो उस समय जो आदमी होता था, जो मनुष्य होता था, वो क्या करता था कि भोजन को जो है पकाकर खाता भी था। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों का पहचान कर सकता है। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। माने इससे पता हमको चल जाता है कि जो उपमहाद्वीप था ना उसमें जो है बहुत तरह के क्या थे, फसल था, जो उस टाइम के जो मनुष्य था उगाया करता था। और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान
कर सकता है। यानी वैज्ञानिक जो है किस जानवर का हड्डी है उसको भी वो लोग पता लगा सकता है। कहता है अस्थाई जीवन की ओर। अस्थाई जीवन के बारे में भी बताए हैं कि अस्थाई जीवन वो लोग कैसे रहने लगे। तो कहता है कि पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है बुर्ज होम। कहता है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। गर्त मतलब नीचे होता है, वास मतलब रहने वाला, तो नीचे रहने वाले को क्या बोलते हैं? गर्तवास। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। क्या होता था? सीढ़ी बनाकर नीचे रहता था, यानी गड्ढा बनाकर। उससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। यानी कहता है कि झोंपड़ी के अंदर और बाहर जो है ना आग जलाने का क्या मिला है? प्रमाण मिला है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। यानी खाना पकाने का तरीका भी बता दिया गया कि मौसम किस मौसम में खाना कहाँ पकाते होंगे। अगर गर्मी के मौसम करता होगा तो बाहर पकाते होंगे, और ठंड के मौसम होगा तो घर के अंदर पकाते होंगे। कहता है एक गर्तवास का चित्र बताओ, बनाना है। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। तो आप लोग क्या करिएगा? चित्र बनाइएगा। चित्र बनाने से क्या है ना कि आपको मेंस में जो है ना इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है गर्तावास क्या है, तो आप चित्र के हिसाब से क्या करते हैं? फिगर बना दीजिएगा। फिगर बना के अगर आप उसके बारे में लिखिएगा तो आपको नंबर क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग माना गया है। यानी पूरा पाषाण युग से जब भिन्न है इसलिए उसको क्या माना गया? नवपाषाण युग माना। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। यानी तेज करने के लिए, पैना का मतलब कहता है, पैना मतलब तेज करने के लिए उस पर क्या क्या पॉलिश किया जाता था। ओखली और मूसर का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। जैसे अभी मूसर, हम लोग अभी के आने वाले जनरेशन में मूसर नहीं देखा हो, लेकिन पहले घर में जो है ना मूसर आता था जिससे धान कूटाता था, तो इसके लिए क्या किया जाता था? मूसर का उपयोग किया जाता था। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ऐसा नहीं केवल पत्थर से ही बनाया जाता, हड्डी से भी औजार बनाया जाता था, क्योंकि हड्डी भी क्या होता था? नुकीला होता था। तो देखिए फिगर में दिखाया गया है, ये 4 तरह का जो है फिगर बनाया। देखिए कोई नुकीला है, कुछ कम नुकीला है, कोई ज़्यादा नुकीला है। सबसे नुकीला ये है, सबसे नुकीला ये है, उससे कम नुकीला ये है, उसके बाद ये नुकीला ये है, तब लास्ट में ये तो नुकीला है ही नहीं। उसके बाद कहता है नवपाषाण युगीन। कहता है कि नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यानी नवपाषाण काल में जो है ना, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन मिला है। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। जैसे पिछले बार में था ना कि जब अनाज उपजाया तो उस समय क्या हुआ कि बर्तन बनाया, तो किस लिए बनाता था? तो अनाज को भंडारित करने के लिए। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। पहले क्या करते? भंडारण के लिए करते थे, उसमें रख कर कहीं पे रख दिया। लेकिन धीरे धीरे लोग क्या किया? वो खाना बनाने के लिए भी उसका उपयोग कर रहे हैं। चावल, गेहूँ, दाल, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि नवपाषाण काल में ही क्या हुआ कि मिट्टी के बर्तन भी मिल गया, चावल भी बनाना सीख गया, अब उसमें बर्तन भी बनाने लगे। उसके साथ साथ क्या कपड़ा बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। यानी कपड़ा जब बुनेगा तो कपड़ा किससे बनता है? तो कपास से। तो लोगों को यहाँ तक भी ज्ञान आ गया कि कपास के जब रोपेंगे तो क्या होगा? कपड़ा बुना जाएगा। तो क्या ये परिवर्तन, कहता है कि क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। ऐसा एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों
सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यानी कहता है कि एक ही बार में हर एक जगह विकास नहीं हो पाया। धीरे 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 करते 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 ये लोग क्या हुए, निपुण हो गए, और निपुण होने के बाद ये लोग अपना काम में लगे रहे। सूक्ष्म निरीक्षण और मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ बहुत ही फेमस है, जहाँ से बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिली है जिससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। कहता है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, ईरान जो जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता जो है कहाँ है, बोलन दर्रा। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीख लिया था। यानी कहता है कि मेहरगढ़ ऐसा इलाका है जहाँ सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी को पालने के लिए सबसे पहले वहाँ स्त्री पुरुष सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। कहाँ, मेहरगढ़ में। इसमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डी हैं। क्या है, भेड़ बकरी की हड्डी भी है, जंगली जानवर का भी है, सूअर का भी है। तो ये कहाँ, मेहरगढ़ से है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो ये क्वेश्चन रहेगा कि चौकोर तथा आयताकार घर का अवशेष कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। ये जो है आयताकार और चौकोर कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। कहते हैं प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। जो घर होता था उसमें 4 गो कमरा या उससे ज़्यादा कमरा होते थे, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यानी कहता है कि कम से कम 4 बनाता था और उससे ज़्यादा ही बनाता था। किस लिए बनाता था, भंडारण के लिए बनाता था। क्योंकि वो लोग धीरे धीरे क्या किए थे, कृषि भी करने लगे थे। तो कृषि करने लगे तो अनाज को कहाँ करेगा, रखेगा, तो बाहर, घर के बाहर तो रखेगा नहीं। इसलिए क्या करता था, वो रहने के अलावा भी कमरा बना देता था। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। उस समय भी देखिए, बहुत साल पहले भी अगर आदमी की मृत्यु हो जाता था तो उस समय भी सम्मान जताता था। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, लेकिन अभी के लोग का है कि जीवन नहीं होता है, लेकिन उस समय लोग का आस्था था कि मरने के बाद भी उसमें क्या होता है, जीवन होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। कहता है कि उन लोग का भावना ऐसा था, मतलब धारणा था कि ये आदमी अगर मर जाता है तो मरने के बाद भी क्या करते, इसका उपयोग करता है, इसलिए उसके साथ कुछ सामान रख दिया जाता था। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। कहता मेहरगढ़ में बहुत से ऐसा कब्र मिला है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आएगा कि मृतक के साथ जो है बकरी दफनाया गया था, तो कहाँ पे मिला था वो, तो मेहरगढ़ मिला था। बकरी के साथ, एक मृतक को बकरी के साथ जब दफनाया गया तो कहाँ मिला, तो मेहरगढ़ में। ये क्वेश्चन रहेगा। संभवतः इसके पोशाक मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यानी कहता है कि मृतक के खाने के लिए भी इसमें रखा जाता था होगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र देखिए, ये जो चित्र है ना, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो, तो हम लोग तो इसको नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन जो पुरातत्वविद है जो वो लोग क्या करते हैं, इसको पहचान सकता है। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, ये क्या फ्रांस का है। कहता अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो और चित्र फ्रांस में एक गुफा है। इस पुरातात्विक खोज में लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के, यानी देखिए उस समय इसका मतलब क्या था, स्कूल भी था। क्या दिया है, स्कूली छात्रा का दिया है, इसका मतलब उसमें क्या था, स्कूल भी था। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले, कितना, 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है।
इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। लेकिन उस समय उन लोगों को पता नहीं था कि हम चारकोल से बना रहे हैं कि लौह अयस्क से बना रहे हैं। इसकी जानकारी कौन देता है? तो अभी के जो पुरातत्वविद वो लोग बता रहे हैं कि उस समय जो चित्र बनाया जाता था वो चारकोल का हो सकता है या लौह अयस्क का। इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। यानी जब कोई उत्सव मनाता है तो उत्सव मनाने के क्रम में, जैसे अभी हम लोग दिवाली आता है तो दिवाली के आने से पहले क्या करते हैं कि हम लोग उसका चित्र बनाते हैं ना दीवार पे। तो इसी तरह से उस समय भी क्या होता था कि जो फेस्टिवल जब आया तो उसके पहले वो लोग चित्र बना लेते थे। कहते क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? अगर कोई और कारण है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब कहता है कि एक नवपाषाणिक पूरा स्थल। कहता है एटलस में तुर्की ढूंढना है। किसको ढूंढना है? तुर्की को। कहता है नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल हकयुग तुर्की में है। यहाँ दूसरे दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। यानी वहाँ पे तुर्की में एक जगह है जहाँ पे क्या कहता है दूर दूर से सामान को लाया जाता था और यहाँ पे उसको रखा जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो जब पशु को पालतू बनाने लगे तो क्या हुआ कि देखिए अब यहाँ से भी पता चल रहा है कि पालतू बनाने के लिए वो दूध के लिए तो करते ही करते थे, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जब वो लोग जाते थे तो कुछ भारी जो सामान हो गया उसको उसके पीठ पर लाद कर और ले जाते थे। बताओ कौड़ियाँ और सीपियाँ का क्या उपयोग होता है? आप लोग बताइए कमेंट में कि कौड़ी और सीपियों का हम लोग क्यों उपयोग करते हैं और किस लिए करते हैं, इसके बारे में आप लोग बताइए। कहता तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ संख्या 14 पर देखो, तुम्हें मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाचित्र करोगे या फिर उनमें रंग भरोगे? तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? तो चलिए डेट्स ऑल, इतना ही है और इसके बाद हम इसका समरी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका समरी आपको देंगे। आप समरी से भी क्या होगा कि एक शॉर्ट टाइम में याद करने का और मेंस लिखने के लिए काम आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दैट्स ऑल।